Okay, let's start GS Foundation, Indian Polity, Constitution of India, and the topic is Head of States and UT. राज्यों के प्रमुख, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख, यानी हम बात कर रहे हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल और प्रशासक, यानी एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर। हम इनकी बात कर रहे हैं। इनके बारे में हम लगभग 20-25 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। गौर से सुनते जाइएगा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, भारत में जितने राज्य हैं उसके संदर्भ में हम पहली बात करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान देना है, देयर आर 28 स्टेट्स और हर स्टेट में एक होता है गवर्नर। ठीक है, हर स्टेट में होता है गवर्नर, जिसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं। तो ध्यान में रखना बेटा, 28 स्टेट्स है, हर स्टेट्स में एक गवर्नर होता है जनरली, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। और आज की तारीख में जो यूटी है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इसकी संख्या क्या होती है? यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, यानी यहां पर प्रशासक हो सकते हैं या फिर उपराज्यपाल। ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो याद रखना है यूटी कितने हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एनसीटी दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, इसके अलावे यानी ऐसे काउंटिंग ही कर लीजिए, 1 2 3 4 5।
अब छठा हो गया लक्षद्वीप, सातवां हो गया बेटा आपका दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और आठवां जो बच गया, जो लास्ट है बेटा, वो है यूटी चंडीगढ़। ये हुआ। अब इन जगहों पर हम देखें क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखा आपने, जम्मू कश्मीर एक, लद्दाख दो, एनसीटी दिल्ली, पुडुचेरी चार, और ये पांच जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां जो होता है इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। यही चीजें यहां, यही चीजें यहां, यही चीजें यहां। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि भारत में कहां पे क्या है, उसके संदर्भ में समझिए। 28 राज्य वर्तमान में है जम्मू कश्मीर में चेंज करने के बाद, और हर प्रांत में जो होता है गवर्नर होता है। तो प्रांतों के एग्जीक्यूटिव चीफ को, हेड ऑफ स्टेट को गवर्नर कहते हैं, जिसे राज्यपाल हिंदी में कहते हैं। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स, सो इट कुड बी मैक्सिमम कितने, 28 राज्यपाल हो सकते हैं। क्यों कुड बी? क्योंकि ये रूल है कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हर स्टेट को राज्यपाल तो मिलेगा, पर एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों में भी हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में भी हो सकता है। अब ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एनसीटी दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव दोनों मिलकर एक हो चुका है। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, चंडीगढ़ 3 है, एक हरियाणा की राजधानी, एक पंजाब की राजधानी, और एक ये। तो याद रखना है 8। इन 8 में से इन 5 जगहों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल का पद होता है। जम्मू कश्मीर में तो इधर ही क्रिएट हुआ, समझ सकते हैं। लद्दाख में भी लगे हाथ क्रिएट हुआ। एनसीटी दिल्ली में हमारे अनिल बैजल साहब हैं ही। पुडुचेरी में फिलहाल हमारी किरण बेदी जी हैं ही। अंडमान निकोबार में भी होते ही हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, लक्षद्वीप में जो होते हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कहते हैं। दादर नागर हवेली एंड दीव दोनों मिलकर एक हो चुका है, यहां भी प्रशासक होंगे। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भी प्रशासक ही होंगे। याद रखिएगा, ये सब आपका क्या हो गया, प्रशासक वाले। तो 8 आज यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य, तो 36 के आंकड़े हो गए। अब आइए, ये पॉइंट तो समझ गए। अब समझिए इसको ऐसे, कुल मिलाकर के ध्यान दें, तमाम राज्यों में जो स्टेट हेड होते हैं, राज्य के जो प्रमुख होते हैं, जिन्हें हम कार्यपालिका प्रधान कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, वह राज्यपाल कहलाते हैं, गवर्नर कहलाते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो बड़ा है, वहां के एग्जीक्यूटिव चीफ को हम उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और जो छोटे यूनियन टेरिटरी हैं,
वहां के एग्जीक्यूटिव चीफ को प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो आज की तारीख में दमन दीव दादर नागर हवेली, यूटी चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और एनसीटी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान में भी, और पुडुचेरी, क्योंकि दो नए यूटी बन गए, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी जो आपके है दूसरा लद्दाख। तो इस तरह से 5 हो गए अब के लिए। राज्यपाल को भी नॉमिनेट जो करता है यानी अपॉइंट जो करता है वो राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, और जो प्रशासक होते हैं उसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। अब आइए जो प्रशासक होता है उसके बारे में बात को निपट लें। प्रशासक किसी आईएएस ऑफिसर का पद जो है उसको मिल सकता है, या रिटायर्ड मिलिट्री मैन हो वो भी हो सकते हैं, या कोई पॉलिटिशियन हो वो भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, जैसे यूटी चंडीगढ़ के कभी शिवराज पाटिल भी प्रशासक रहे, शिवराज पाटिल भी जो मुख्यमंत्री भी कभी रहे वो प्रशासक भी रहे, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये। अंडमान निकोबार में कई बार रिटायर्ड मिलिट्री मैन ही प्रशासक रहे, तो ये भी दिमाग में रखना है। तो कुल मिलाकर के प्रशासक कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, डीएक्टिव पॉलिटिशियन हो सकता है, रिटायर्ड मिलिट्री मैन हो सकता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह से होता है, ये कॉमन बात है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चीफ वही है, लेकिन वो राष्ट्रपति के अधीन ही काम करते हैं, ये जनरल टर्म है। चलिए, टर्म 5 ईयर का होता है, या जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, टिल देन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। सामान्य कार्यकाल क्या है? तो 5 ईयर का टर्म है तीनों का। चलिए, प्रशासक को साइड करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो हम देखें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये भी क्या है? ये रिटायर्ड पॉलिटिशियन, इनएक्टिव पॉलिटिशियन हो सकते हैं। कभी कभी आईएएस ऑफिसर भी रिटायर्ड होने पर इनको बनाते हैं, ठीक है। समटाइम्स रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी बने हैं। पी सत्तशिवम केरला के गवर्नर बनाए गए मनमोहन सिंह जी के द्वारा, रिटायर हुए और विद इन द ईयर चीफ जस्टिस, विद इन द ईयर बन गए पी सत्तशिवम। ऐसे भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर में ये देखा जाता है जनरली कि वो जिस जगह के बनाए जा रहे हैं उस जगह के नहीं हो, बासिंदे नहीं हो, भारत का नागरिक तो हो पर उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का रहने वाला रेजिडेंट नहीं हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, फेवरिज्म आ सकता है इसलिए। तो उपराज्यपाल की भी नियुक्ति 5 साल के लिए राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट क्लियर? अब आइए, जब किसी राज्य में यानी यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो कहां होगा? तो जहां जहां विधानसभा है। तो विधानसभा कहां है? पुडुचेरी 30 सीटर्स विधानसभा, एनसीटी दिल्ली 70 सीटर्स विधानसभा, और जम्मू कश्मीर में फिलहाल तो हैंग है, लेकिन जब होगा तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। अब नया फ्रेश इलेक्शन होगा तो उसके बाद, तो जहां जहां जिस यूटी में विधानसभा है उस यूटी में भी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग हो सकता है। तो उस समय में उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू कर देगा, और वो अब केंद्र सरकार का क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि भी हो जाएगा। और राष्ट्रपति का तो प्रतिनिधि है ही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो वो रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो ये चीज है। पॉइंट क्लियर? तो उपराज्यपाल का भी वही है। अब आइए, वही 5 साल जब तक राष्ट्रपति चाहे पद पर रह सकते हैं, रिजाइन जब देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए, उपराज्यपाल को हटाना चाहे तो कैसे? तो सीधी सी बात है, जहां पर उपराज्यपाल को हटाना चाहते हैं और विधानसभा है तो विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजेगी कि यहां नहीं ताल्लुकात बनते हैं तो आप कर सकते हैं।
ऐसा है। पर ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसे हटाए, पर ये प्रोसेस आप डाल सकते हैं प्रेशर के लिए, पर राष्ट्रपति से हटाएगा ये जरूरी नहीं है, पर आप ये प्रोसेस में जा सकते हैं। अब आइए, अब बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर के लिए सबसे पहले समझिए, गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर भी। एज मिनिमम 35, मैक्सिमम नो बैरियर, नो लिमिटेशन, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, मतदाता सूची में नाम होना हो, समानतः परंपरा ट्रेडिशन रही है, समानतः वह जिस राज्य का निवासी हो उस राज्य में उसको गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ना बनाए, या जिस जगह बनाने जा रहे हैं उस जगह का वो निवासी ना हो, भारत के किसी भी जगह पर हो, उस जगह का नहीं। ये परंपरा है, नेसेसरी नहीं है, ट्रेडिशन है। अब आइए, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, नॉमिनेट राष्ट्रपति करते हैं, मनोनीत वही राष्ट्रपति करते हैं। इसको नॉमिनेट कहे या मनोनीत, यही है। तो नियुक्ति का तो पत्र होता है, लेकिन मनोनीत करते हैं। हमारे देश में गवर्नर का प्रोविजंस नॉमिनेशन सिस्टम से है, जो वी टेकन फ्रॉम द कनाडा। ये चीजें हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया। तो ये ध्यान में रखना, नॉमिनेटेड गवर्नर वी टेकन फ्रॉम कनाडा, बिल्कुल सही। अब अगला पॉइंट जो है, गवर्नर जो है राज्य का जो होता है, राज्य में वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर्स रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट। गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द स्टेट। वह राज्य के कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद अब देखते हैं, कार्यकारिणी प्रधान होता है, ठीक है। अब गवर्नर के संदर्भ में देखें, नॉमिनेट सिस्टम होता है, 5 साल का पद होता है, लेकिन विद इन दिस 5 ईयर कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी इसका पोस्ट ट्रांसफरेबल है। जब शपथ दिलाई जाती है तो राष्ट्रपति खुद दिला दे या उनके समकक्ष जिसको वो कहेंगे राष्ट्रपति वो दिला देगा। उदाहरण लेते हैं कि अगर बिहार में किसी राज्यपाल को नॉमिनेट किया गया तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया, पर शपथ खुद नहीं दिलाए, तो कह देंगे कि बिहार के हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं वो वहां के राज्यपाल को शपथ दिला देंगे। और अगर बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जज को शपथ दिलाना है तो राष्ट्रपति कह देंगे राज्यपाल को, बिहार के राज्यपाल को, कि आप दिला दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल पोस्ट है, तो दोनों एक दूसरे को शपथ दिला सकते हैं। नीचे वाला इंसान ऊपर वाले को शपथ नहीं दिला सकता, पर इसको ऊपर वाला शपथ दिला सकता है। या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिसे चाहे नॉमिनेट कर देंगे कि आप हमारी तरफ से शपथ दिला दीजिए। जनरली यही होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए भी यही होता है। राष्ट्रपति जब तक अगली नियुक्ति उस पद पर किसी और का नहीं कर देते तब तक वो गवर्नर उस पद पर बना रहता है, चाहे वो 5 साल पूरे हो गए हो तो अभी बना रहेगा। जनरल टर्म 5 ईयर, कैन बी रिमेन ऑन द पोस्ट टिल देन द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज। तीसरा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, बने रहते हैं, टिल देन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट। विद इन दिस टर्म कैन बी ट्रांसफर एनी स्टेट्स। एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक का मतलब 2-3 स्टेट का हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, कहीं का राज्यपाल है तो कहीं का एडमिनिस्ट्रेटर है, हो सकता है। पंजाब के राज्यपाल डेथ कर गए थे तो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी शिवराज पाटिल, वो पंजाब के भी राज्यपाल थे। ये होता है, ये कॉमन चीज है। जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के थे और वो बीमार पड़ गए थे, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, इससे पहले तेजेंद्र खन्ना, वो ऑलरेडी राजस्थान के भी राज्यपाल रहे। तो ये होता है। अभी मध्य प्रदेश की राज्यपाल का इंतकाल हो गया था, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही मध्य प्रदेश का भी काम चला रहे थे। आंध्र प्रदेश में जो राज्यपाल नहीं थे, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वही आंध्र प्रदेश का भी काम देख रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि बॉर्डर से टच ही हो, आउट ऑफ बॉर्डर भी स्टेट होगा तो आप बन सकते हैं राज्यपाल। एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में हो सकता है, ये कॉमन फैक्टर है।
अब राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, द पार्लियामेंट। वेतन, भत्ते, अलाउंसेस पार्लियामेंट। कौन देता है? तो याद रखिएगा, देश के संचित निधि से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बर्डन ऑन दैट। ये भी क्लियर है। राज्यपाल की जो भी तनख्वाह होती है उसको मिलती है, लेकिन हाँ, अगर एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल है तो दोनों राज्यों से सैलरी आधा आधा बनकर पूरा होगी। समझ में आई बात? ये भी रूल है। दोहरा वेतन भारत में कोई रूल नहीं है। डबल सैलरी कभी नहीं मिल सकती। वन सैलरी वन पेंशन हो सकता है, दो सैलरी भी नहीं हो सकती कभी भी। ये सब रूल है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। चलिए, ये भी हम बात समझ गए। अब आगे आइए। राज्यपाल जो है, जो हैसियत केंद्र में राष्ट्रपति को है, लगभग डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वही हैसियत राज्य में राज्यपाल को है। राज्यपाल अपनी अनुशंसा से जिसे चाहे उस पार्टी के चीफ को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और बहुमत साबित करने के लिए समय दे सकता है। यहां बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी विधायी दल के रूप में जो आया है उसी के अध्यक्ष को, संसदीय दल के, विधायी दल के अध्यक्ष को ही आमंत्रित करे मुख्यमंत्री के लिए। यह जरूरी नहीं है राज्यपाल के लिए, पर राष्ट्रपति के लिए है केंद्र में। तो ये जिसको चाहे, जिससे लगता है उसको अस्थायी सरकार मिल सकती है, उसको आमंत्रित करेगा कि यू हैव टू मेक द गवर्नमेंट एंड प्रूफ योर मेजॉरिटी, कॉन्फिडेंस वोट आप प्राप्त करिए। तो ये चीज है। जस्ट पानी पी लूं जरा। अब आइए बेटा, तो राज्यपाल का वेतन हो गया, भत्ता हो गया, टर्म हो गया, किसको रिप्रेजेंट करता है यह हो गया, ट्रांसफर हो सकता है ये भी आप समझ गए, वेतन कैसे मिलेगा ये भी जान गए। अब राज्यपाल के शक्तियों के संदर्भ में अगर आप देखें तो शक्तियां क्या कहती है कि पहले तो ये देखें कि वो 35 वर्ष का हो, दूसरा जिस राज्य में अपॉइंट किया रहा उस राज्य का ना हो, एक्टिव पॉलिटिशियन अपॉइंट नहीं हो सकता राज्यपाल, और एक्टिव का मतलब है या तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य ना हो, एमएलए, एमपी ना हो, एमएलसी ना हो, प्लस मंत्री भी ना हो, किसी मंत्री पद पर भी ना हो। तो इसको कहते हैं इनएक्टिव, नॉन एक्टिव पॉलिटिशियन को बनाया जा सकता है। अब अगले पॉइंट पर आइए। राज्यपाल अपने राज्य का प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रधान होता है, उसके परामर्श के लिए, ठीक है, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और वह सत्र को बुलाते, जैसे राष्ट्रपति का वो सत्र को, यानी विधायी शक्तियों के तहत राज्य के विधानसभा, विधान परिषद के सत्र को बुलाता है, स्थगित करता है और अवसान यानी अंत करता है, यानी कॉलिंग करेगा, एडजर्न करेगा और एंड करेगा, उसकी शक्ति है। ये भी विधानसभा, विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन, जहां पर दोनों सदन है, संयुक्त अधिवेशन को कॉल भी करेगा, सत्र को बुलाएगा भी और एड्रेस भी करेगा। और हर साल राष्ट्रपति की तरह ही जो पहला सत्र होगा, ज्वाइंट सेशन, जहां है ज्वाइंट, जहां सिंगल है वहां सिंगल होगा, तो उसको एड्रेस भी करेगा। उन्हीं की शक्तियों से, कलम और हस्ताक्षर और मुहर से राज्य सूची के विषय पर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आता है तो वो भी उसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति की तरह लौटा सकता है, लेकिन दोबारा नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं उसके पास कोई ऐसे विधेयक आते हैं विचार के लिए जिसमें संविधान के सारवान प्रश्न छुपे हैं, या जिससे केंद्र की शक्ति का उल्लंघन होता है, या केंद्र की शक्ति आरे आती है, या केंद्र की शक्ति कम हो सकती है, या संघात्मक सोच वाली कोई व्यवस्था आ रही है, तो ऐसे में उस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करके राज्यपाल उस विधेयक को आगे बढ़ा देगा, राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित कर लेगा और वो राष्ट्रपति को प्रेषित भेज देगा। पर फिर भेज देने के बाद
उसे वापस मंगाने का हक खो देता है, यानी राज्यपाल खो देता है। उसका तो राष्ट्रपति के पास चला गया, तो वो तय करेगा क्या करना है नहीं करना है। तो ये चीजें हैं। अब आइए थोड़ा बहुत और देखिए सिंपल में। जैसे राज्यपाल है, अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 155 में इसकी नियुक्ति होती है। 156 में हम देखते हैं कि इसका पदावधि टर्म 5 साल का होता है। 157 में जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो तय होती है। 158 में कंडीशंस तय होते हैं राज्यपाल बनने के लिए, और 159 में शपथ दिलाया जाता है। त्याग पत्र वो दे सकता है, उसे पद से हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का तरीका है राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अगर चाहे तो उस राज्य की विधानसभा अपनी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को हटाने का निवेदन, रिक्वेस्ट राष्ट्रपति से कर सकती है, पर यह राष्ट्रपति तय करेगा कि उसे हटाए या ना हटाए। तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसे पदच्युत कर सकता है। ठीक है। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल है, महाभियोग इस पर नहीं लगता। पदावधि समाप्त होने पर भी वो, जब तक अगला कोई उत्तराधिकारी उस राज्य का नहीं आ जाता एज ए राज्यपाल, वो पद पर बना रहेगा। 35 वर्ष वाली बात बता ही दिया है। वेतन भत्ता बिल्कुल जैसे बताया, केंद्र तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है, और वह किसी सदन का सदस्य ना हो, यानी एक्टिव पॉलिटिशियन ना हो। फिर है, पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती, बढ़ाया जा सकता है, पर वित्तीय आपात के दौरान अंडर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। अब हम देखें, उसे एक आंग्ल भारतीय, कुछ राज्यों के राज्यपाल को एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का पावर है विधानसभा में, पर यह अब खत्म हो गया है। इस बार के बाद ये प्रावधान को बढ़ाया नहीं गया है। फिर देखते हैं, निम्न सदन जो है विधानसभा, उसको भंग करने का अधिकार उसको है। फिर निम्न सदन को विधिवत रूप से उसे विघटित कर सकता है, और इस तरह से देखते हैं तो उसे विधानमंडल के पहले अधिवेशन के पहले सत्र के भाषण में देने का उसको हक बनता है। वह किसी भी विधेयक को स्वीकृत कर सकता है राज्यपाल के लिए। अब आप भी जानते हैं, विधान परिषद में वो 1/6 को नॉमिनेट करता है अपनी तरफ से सदस्यों को विधान परिषद में, ये भी आपने देखा। फिर हम देखते हैं, वो अध्यादेश राष्ट्रपति की तरह ही राज्य सूची के विषय पर राज्यों के लिए अधिकतम 180 दिन के लिए जारी कर सकता है, ये भी बात है। अब है, राज्य की संचित निधि पर अधिकार देखा जाए तो राज्यपाल का होता है, और इस तरह से देखा जाए तो उसको हस्तांतरणीय कर सकते हैं उसके पद को। और आजकल जो है, अगर राज्यपाल 1 सप्ताह से ज्यादा अपने राज्य से बाहर रहते हैं, छुट्टी पर रहते हैं अपने राज्य से बाहर, तो ये सूचना उनको राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को देनी पड़ेगी। ये रूल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जो है गवर्नर्स जो है छुट्टियां मनाने चले जाते थे, तो इस तरह से दिक्कत होती थी। तो अब कह दिया गया है कि अगर आप अपने राज्य में 1 वीक से ज्यादा नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज है किसको, राष्ट्रपति को। ये भी बात आ गई है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसा मैंने कहा कि आपात शक्ति, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो जो गवर्नर है, अब वो चीफ मिनिस्टर की तरह काम करने लगता है, और चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में बैठने लगता है। उसकी एक गवर्निंग बॉडी बन जाती है, और वही जो है डायरेक्ट अप्रोच में आ जाता है, सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब आइए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब चीजें हैं। अब बात करें हम राज्यपाल के संदर्भ में, तो राज्यपाल पे यही सारे सवाल घूम फिर के आते रहते हैं। तो राज्यपाल के ऊपर इतना ही बात रखिए। अब बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संदर्भ देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए है। ठीक है, ध्यान देंगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। आर्टिकल्स 324 से 329, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक होता है, ये एक हुआ, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर यानी निर्वाचन आयुक्त। तो इन दोनों से मिलकर क्या हो गया, तीन, यानी त्रिसदस्यीय। वर्तमान में त्रिसदस्यीय। चलिए अब इस पे बात करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक दिया है। आर्टिकल 324 में क्लियरली कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। तो भारत का यह निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका नाम ही है इलेक्शन भवन, यानी निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग बिल्डिंग का नाम ही है। भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यानी विधानसभाएं, विधान परिषदें, कितने हो गए, गौर फरमाइए। राष्ट्रपति 1, उपराष्ट्रपति 2, लोकसभा 3, राज्यसभा 4, विधानसभा राज्यों में 5, कुछ राज्यों में विधान परिषद 6। ये 6 का चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी, ये 6 का चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो आप समझ गए किसको दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इन 6 के विषय में जिक्र नहीं है पूरे संविधान में। संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव की तमाम प्रक्रियाओं का जिक्र है,
बाकी के लिए कहा गया है कि संसद समय समय पर कानून बनाएगी। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कैसे हो? अब आइए, अब आपके मन में एक बात आई कि राज्यों में जो लोकल गवर्नमेंट होता है, नगर निगम और पंचायती राज, इनका चुनाव कौन करवाता है? तो याद रहे, इनका चुनाव हर राज्य में अलग से, इंडिविजुअली, सेपरेटली एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका भारत के निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो स्थानीय सरकार का चुनाव की अध्यक्षता, निगरानी, निरीक्षण, डिस्प्यूट, ये सब को देखने का राइट राज्य निर्वाचन आयोग का अपने अपने राज्यों में है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव का अध्यक्षता, चेयरिंग, इंस्पेक्शन, निरीक्षण, सुपरविजन, निगरानी, टू सॉल्व डिस्प्यूट, नंबर ऑफ, इन सब का किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। पॉइंट क्लियर? चुनाव मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति का सलाहकार होता है और विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के मामलों में वह उस राज्य के, जहां पर यह चुनाव होना है, उस राज्य के राज्यपाल का वो चुनाव सलाहकार होता है। जैसे फिलहाल बिहार में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो बिहार के राज्यपाल का फिलहाल जो है वो चुनावी सलाहकार कौन है? यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के मामलों में राष्ट्रपति का चुनावी सलाहकार हो जाता है। एक पॉइंट क्लियर? अब आइए, सबसे पहले देखिए हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? तो भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब दूसरे पॉइंट पर आइए कि ये जो निर्वाचन आयोग है वह पूर्व में एक सदस्यीय, वन चेयर था और मिस्टर सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। जब सिंगल चेयर होता था तो उस चेयर का नाम होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और वो थे मिस्टर सुकुमार सेन। 1950 से 1959, 1959 तक। पॉइंट क्लियर? तो वो आइए, समय बदला और फिर इसे 3 चेयर्स कर दिया। लेकिन हम समय बदलने से पहले देखें, भारत के पहले सीईसी जब सिंगल चेयर होता था तो सुकुमार से। समय के साथ अब तक के इतिहास में एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी, जो लगभग 2-4-6 महीने या 1 साल रही होंगी, जो 1989 या 90 के आसपास थी। तो अब तक की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक आए टीएन सेशन। टीएन, नंदमूरी तारक रामाराव ऐसे करके कहते थे। तो टीएन सेशन आए जो केरल के थे, नंबूदरी ब्राह्मण थे, आईएएस ऑफिसर थे, बड़े ही सख्त थे। तो जो टीएन सेशन आए वो एक चेयर थे और उन्होंने बहुत सारा इलेक्शन में रिफॉर्म्स किया। इनको ग्रेट रिफॉर्मर्स कहा जाता है, ग्रेट इलेक्शन रिफॉर्मर्स, टीएन सेशन। इतने रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर सबको परेशानी होने लगी कि ये जीतने नहीं देगा, करप्शन करने नहीं देगा। तो ये पार्लियामेंट वालों ने, सारे राजनीतिक दल ने मिल करके सोचा ये अकेला है तो इसकी मोनोपोली है, कंट्रोल करो। तो संविधान संशोधन करने का हक है पार्लियामेंट को। उसने संशोधन किए और 3 चेयर्स सिस्टम कर दिए। अब 3 होगा और 2 के बहुमत से कोई फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का।
तो 3 में क्या कर दिया गया ऐसे समझिए, जो बीच वाला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो दो हैं, ये दो हो गए आपके इलेक्शन कमिश्नर। एक हो गया सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी दो हो गए इलेक्शन कमिश्नर। तो टीएन सेशन को सीईसी तो बने रहने दिया, उसके साथ 2 अटैची जोड़ दिया, एक गिल साहब थे, एक और थे, 2 अटैची जोड़ दिया, कहा कि भैया अब फैसले जो है साथ लो, जो 2 का बहुमत होगा वही। समझ आई बात? तो पूछेगा आपसे कि किसके समय में 3 चेयर्स हुआ? टीएन सेशन के समय। कब हुआ? 1993 में हुआ। ये भी ठीक है। तो ये आ गया ग्रेट रिफॉर्मर, वही हो गए। एकमात्र महिला, ये भी हो गई। फर्स्ट कौन हो गए? सुकुमार सेन हो गए। ये तमाम बातें आपके सामने में आ गया। अब अगले कड़ी में आइए। अब अगले कड़ी में देखते हैं सवाल क्या बनता है। अब होता है कौन होते हैं इलेक्शन कमिश्नर? तो याद रखिए, आईएएस ऑफिसर ही इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट। 6 ईयर इनका टर्म होता है, या फिर 62 एज, विच वन कंप्लीट फर्स्टली विल रिटायर। याद रखिएगा, 62 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो पहले हो जाएगा वो रिटायरमेंट हो जाएगा। ये पॉइंट। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल 3 सीईसी एंड ईसी, तीनों। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी क्लियर। जब इन लोगों को रिजाइन देना होगा तो रिजाइन किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगर इनको पोस्ट से हटाना पड़े तो, अगर वो काम सही नहीं कर रहे हैं तो पोस्ट से हटाना पड़े तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया, यानी इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस पार्लियामेंट में आएगी। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे ही, लेकिन कहलाएगा क्या? महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस कहलाएगा। पॉइंट क्लियर? और अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो उसके लिए क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंप्लेंट लेटर पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा देगा। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसके लिए सीईसी एक कंप्लेंट लेटर देगा, शिकायत पत्र, जिसके सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति हटा देगा। यही तरीका है। ठीक है, ये भी समझ गए? चलिए, यहां तक आप समझ गए। अब आते हैं हम, ये जो इलेक्शन कमीशंस हैं, फिलहाल कौन है इसके सीईसी? मालूम है सुनील अरोड़ा साहब हैं, ये अभी सीईसी हैं 2 और इलेक्शन कमिश्नर है। अब ध्यान देंगे, इलेक्शन कमीशन काम क्या करता है, तो काम पर जरा गौर फरमाइए। मैं लच्छेदार बोल देता हूं। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मान्यता खत्म करना, चुनाव चिन्ह अलॉट करना, चुनाव रद्द करने का अधिकार, निर्वाचन व्यय की जांच करना कि इलेक्शन में कितने खर्च हुए, और सारे रूल रेगुलेशन तैयार करना, पूरे चुनाव का अध्यक्षता, निगरानी और निरीक्षण करना। फिर क्या है? राजनीतिक दलों को टीवी पर, रेडियो पर, सरकारी टीवी रेडियो पर समय आवंटित करना चुनाव के समय, चुनाव से संबंधित जो नियमावली है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसे जारी करना, खर्च प्रस्तुतिकरण के साथ शपथ पत्र तथा प्रस्तुतिकरण देना। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में और भी चीजें हैं। मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से उसे प्रशिक्षित करना, प्रत्येक जनगणना के रिपोर्ट आ जाने के बाद उसके डाटा के आधार पर प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जनगणना के समापन के डाटा के आधार पर हर निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, सीमाओं का फिर से निर्धारण करना कि कहां पॉपुलेशन बढ़ गया, कहां घट गया, ताकि सीमा फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। ये चीजें, इसको कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग का गठन करना प्रत्येक 10 वर्ष पर। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष पर कब? जब जनगणना, सेंसस हो जाए और उसकी रिपोर्ट आ जाए तब। तो ये चीजें और होता है।
तो ये चीजें हैं। इसके अलावा और क्या, तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, लेकिन वो अपने अंडर में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट करके वो काम करवा सकता है, कार्यकारिणी अध्यक्ष। तो ये चीजें प्रत्येक 10 वर्ष में, ये भी इसका काम है। किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, उसकी मान्यता को रद्द कर देना, चुनाव चिन्ह को खत्म कर देना, उसे राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड करवाना, सब इलेक्शन कमीशन में होता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को स्टेटस को देखते हुए से रीजनल पार्टी के रूप में स्टेटस देना, नेशनल लेवल की पार्टी के रूप में स्टेटस देना, ये सब काम कौन करती है? इलेक्शन कमीशन करती है। कोई भी चुनाव जब शुरुआत होती है प्रक्रिया, तो उसकी अधिसूचना जो जारी की जाती है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, वो राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन वो जारी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इशूड नोटिफिकेशन, इलेक्शन नोटिफिकेशन। राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों से जुड़ी अधिसूचना को जारी करता है, ठीक है। और अधिसूचना से पहले वो राष्ट्रपति से सलाह लेता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि ऐसे ऐसे इलेक्शन को किया जाए। तो राष्ट्रपति जब ओके करते हैं, तो राष्ट्रपति के आज्ञा से राष्ट्रपति की तरफ से वो सूचना जारी करता है। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। किसी राज्य के संदर्भ में जो इलेक्शन होता है, विधानसभा का या विधान परिषद का, या उस राज्य में कोई उपचुनाव हो, उससे जुड़ी अधिसूचना जारी करने के लिए क्या है? उस राज्य के गवर्नर से सलाह मशविरा करके, उनको दल के, उनका आज्ञा लेके उन राज्यपाल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो बिहार में जो इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो बिहार के राज्यपाल की तरफ से हुआ है, उसकी आज्ञा से। जारी करने वाला उसका जो मातहत है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने से हो जाती है, और समापन होता है जब सारा इलेक्शन हो जाए, सबका रिजल्ट आ जाए, पूरी फाइल तैयार करके जब गवर्नर को, या फिर केंद्र में है लोकसभा राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। तो हम इसे कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस खत्म, अब सरकार बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत, ठीक है। याद रहे, आजकल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता भी लागू होती है, वह इलेक्शन नोटिफिकेशन के साथ ही आजकल जारी हो जाती है। तो इलेक्शन नोटिफिकेशन के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और कब खत्म होता है? जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस खत्म होता है, तो ये भी समाप्त हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखना, और यहां से सवाल आते हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए कि इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में और क्या बातें हो सकती है। तो हम ये बात कहेंगे कि चुनाव की शुरुआत कैसे होती है और क्या स्टेप है। तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, या चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, लेकिन बेसिकली फोकस्ड होता है लोकसभा या विधानसभा, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही सिस्टम है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, और उसके साथ साथ होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ये जारी। उसके बाद होता है नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख, उसका एक ड्यूरेशन होता है कि इतने से इतने तारीख तक आप नॉमिनेशन फाइल करिए। जब नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट फिनिश हो जाता है, तब होता है क्या? वेरिफिकेशन, किसका नामांकन पत्र सही है और किसका गलत है, किसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद वो हो जाता है, जिसका गलत है उसको रिजेक्ट। उसके बाद पीरियड एक दिया जाता है नाम वापसी, रोल बैक ऑफ द नेम। किसी ने नामांकन पत्र भरा, लेकिन अब उसकी इच्छा है कि हम बैठ जाना, तो नहीं, तो आप वापस ले लो। अगर कोई नहीं लिया या कोई लिया या जो बच गया, तो अब उसके बाद चला जाता है क्या? इलेक्शन प्रोसेस के संदर्भ में अब उसके नाम ईवीएम मशीन में दर्ज हो जाते हैं, या फिर बैलेट बॉक्स के तहत पंपलेट पर नाम छप जाते हैं, जो बॉक्स में जो पर्ची गिराते हैं, या फिर ईवीएम मशीन आजकल है तो छप जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गई। अब ईवीएम मशीन में छप गया, अब उसके बाद क्या होगा? कैंपेन, जनरली 14 दिन का कैंपेन दिया जाता है। कहीं कहीं 21 दिन का भी कैंपेन पहले होता था, अब कोरोना में ये है, तो कैंपेन के लिए दिया जाता है। उसके बाद जिस तारीख को इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन की तारीख के समय से, मान लीजिए 7 बजे से शुरुआत होगी, तो 7 बजे 48 घंटे पहले मास कैंपेनिंग स्टॉप, जन माध्यम से प्रचार करना समाप्त। लेकिन इलेक्शन टाइम से 24 घंटे पहले
और 48 घंटे के बीच में जो 24 घंटा हुआ, उसमें आप डोर टू डोर कंपेन कर सकते हैं। ठीक, इलेक्शन के टाइमिंग से 24 घंटे पहले तक, लास्ट के 24 आवर्स सारे ड्राई आउट डे माना जाता है, यानी सूखा दिवस, यानी शराब उराब की दुकान नहीं खुलेगी। व्यवस्था तो पहले ही हो जाती है, पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो ये बात होती है। फिर देखिए, उसके बाद इलेक्शन की जो टाइमिंग है, उस टाइम में इलेक्शन आप करवाते हैं। उस टाइम के भीतर जितने लोग आ चुके हैं बूथ पर, उन सबको जिसको पर्ची मिल चुकी है, अब 12 रात बज जाए या 2 रात बज जाए, 2 रात सुबह हो जाए, वोटिंग सबकी होगी। ये भी रूल है। अब अगले पॉइंट पर आइए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है कि जब इलेक्शन संपन्न हो जाता है, तो ये सारे के सारे इलेक्शन से रिलेटेड जो सामग्री है उठा के स्ट्रांग रूम, यानी जिस जगह उसे रखी जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उस रूम का नाम हो जाता है स्ट्रांग रूम, वहां रखी जाती है। फिर उसके बाद वोटों की गिनती होती है। गिनती होने के संदर्भ में, जब गिनती होकर के कौन जीता कौन हारा ये जब तय हो जाता है, तो अनाउंसमेंट होता है कि कौन जीता कितने वोट से, कौन हारा कितने वोट से, और अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद सारे फाइलिंग तैयार करके, अगर विधानसभा विधान परिषद का है तो राज्यपाल को यह फाइल सौंप देता है। अगर नहीं, अगर आपका केंद्र में लोकसभा राज्यसभा का है तो राष्ट्रपति को फाइल सौंप दिया जाता है। इवन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है तो भी सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से हम जान रहे हैं कि ये बात होती है। तो इलेक्शन का ये एक प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से सवाल बनता है। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा कल परसों तरसों, ये हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटी को एक हद तक आगे बढ़ा दिया, तो याद रखिएगा कि अब हिस्ट्री को हम कल बात करेंगे। तो हिस्ट्री में कल कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, इसके अलावे और भी आगे बढ़ने का जुगाड़ होगा, हम और भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड नाइट।